नमस्कार सभी को, एक बार फिर से सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है विस्तार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी 25 चौका 150। अब 25 चौका 150 कहानी की बात करें तो इस वीडियो में, हालांकि मैं बता दूं आपको कि मैंने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था या फिर जो इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उस वीडियो में मैंने इस कहानी के और भी कई जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसे कि इसकी मूल संवेदना पर आधारित, इसके सारांश या प्रतिपाद्य पर आधारित, या इसके समीक्षा पर आधारित, इसके विश्लेषण पर, इसके मूल्यांकन पर, तीनों एक ही बात होती हैं, या फिर इसकी तात्विक समीक्षा पर आधारित। तो वो सारे आंसर्स या फिर कह लीजिए सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसमें इन सब तथ्यों पर बात हुई है। आज की वीडियो में बात होगी सिर्फ शिल्पगत विशेषताओं पर, या इसकी भाषा शैली कैसी है, इस कहानी की कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, संवाद कैसा है, शैली कैसी है, इसका शिल्प कैसा है, इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपके एक भी डाउट है और क्वेरी ना बचें वीडियो के एंड तक आते आते। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज का टॉपिक है 25 चौका 150 कहानी की शिल्पगत या फिर भाषागत विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 की भाषा शैली या शिल्पगत विशेषताएं इसे एक सशक्त और प्रभावी सामाजिक दस्तावेज बनाती हैं। यह कहानी केवल विषय वस्तु के स्तर पर ही नहीं बल्कि भाषा शैली और शिल्प के स्तर पर भी विशिष्ट और प्रभावपूर्ण बनकर सामने आती है। संवाद प्रधान शैली है इसकी। पहला पॉइंट बनता है संवाद प्रधान शैली। तो इसके अंतर्गत इस कहानी की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें मतलब संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। कहानी का बड़ा हिस्सा संवादों पर आधारित है जो पात्रों की मानसिकता, उनकी सामाजिक स्थिति और संबंधों को प्रभावी रूप से पाठक के समक्ष लाकर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि माँ साहब पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 होवे है। हालांकि उदाहरण तो आप कोई भी दे सकते हैं, संवादों की ही अगर बात है, लेकिन कोई संवाद ही होना चाहिए, कोई डायलॉग ही होना चाहिए, किसी पात्र द्वारा बोला गया, फिर चाहे सुदीप द्वारा बोला गया हो, फिर चाहे शिव नारायण मास्टर द्वारा बोला गया हो, या फिर सुदीप के पिताजी द्वारा। तो यह संवाद बालक की मासूमियत और पिता के विश्वास को दर्शाता है। वहीं उनके शिक्षक का उत्तर जातिगत पूर्वाग्रहों की पोल खोलता हुआ नजर आता है। दूसरे पॉइंट पर बढ़ें तो सहज, सरल और भावपूर्ण शैली है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप कहानी पढ़ेंगे, मैं तो कहूँगी कि आप एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है। आपको पढ़कर बाकी कहानियों से ये ज़रूर ही भिन्न लगेगी क्योंकि बहुत ही सरल भाषा शैली में ये कहानी लिखी गई है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अगर हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो हमारी जो कहानियाँ हैं उनकी शैली संस्कृत निष्ठ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी की शैली जो है काफ़ी सरल, सहज और सुबोध है, यानी बहुत ही आसान भाषा में आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है जो कि आपको गूगल करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहानी बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। सरल शब्दावली का प्रयोग है, जन साधारण भाषा का प्रयोग बेसिकली यहाँ पर दिखाई दिया गया और शब्द ऐसे हैं जो हृदय स्पर्शी यानी आपके दिल को छू जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि तेरे से ज़्यादा क्या लेना, 150 में से 20 रुपये छोड़ देना। ये चौधरी जी द्वारा सुदीप के पिताजी से कहा गया एक डायलॉग है। आगे बढ़ें तो यह वाक्य बोली के रूप में प्रयोग किया गया है जो पात्र की सामाजिक स्थिति और मानसिकता को व्यक्त करता है। तीसरे पॉइंट पर आए तो ग्रामीण और स्थानीय बोली का प्रयोग। ग्रामीण और स्थानीय बोलियों का प्रयोग में बात करें तो लेखक ने ग्रामीण बोली, खासकर हरियाणवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भाषा है या फिर बोली है उसका प्रयोग किया है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी महसूस हो जाएगी कि ऐसे मतलब कहीं कहीं पर सुदीप के पिताजी के द्वारा जो संवाद बोले गए हैं कि चौधरी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे बेटे, 25 चौका 100 नहीं 150 होवे है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हरियाणवी टच दिखाई दे जाता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। यहाँ पर उदाहरण भी आया है कि 25 चौका 150 होवे है 100 नहीं बेटे, मुझे किताब क्या दिखावे, मैं तो हरफ भी ना पहचानूँ। तो इस तरह से आप चीज़ें लिखते चलिएगा ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में उत्तर फॉर्म कर पाएँ।
तो यह शैली पाठक को सीधे गांव और पात्रों के परिवेश में खींच लाती है। चौथा पॉइंट है प्रतीकों और रूपकों का प्रयोग, यानी प्रतीकों मतलब बिंबात्मकता है या फिर प्रतीकात्मकता कहानी में झलकती है। कहानी में कई स्थानों पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है जो कहानी की गहराई को और बढ़ाता है। 25 चौका 150 एक गणितीय वाक्य नहीं है बल्कि पूरे शोषण तंत्र का प्रतीक बनकर सामने आता है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि ये सिर्फ एक गणितीय वाक्य नहीं है या फिर एक भूल नहीं है, बल्कि ये पूरे शोषण तंत्र की पोल खोलता है, ये पूरे शोषण तंत्र का निरूपण कर रहा है, प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि ये कहानी के अंतिम कुछ वाक्यों में से एक वाक्य है कि उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडहर उग आया। किसके चेहरे पर? सुदीप के पिताजी के चेहरे पर। क्यों? क्योंकि उन्हें अब सच्चाई से रूबरू इतने वर्षों बाद किया गया था। तब उन्हें महसूस होता है कि अभी तक कितने वर्षों से वो एक भ्रम में जीते हुए चले आ रहे थे कि 2500 का 150 ही होता है। तो यह रूपक केवल पीड़ा को नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास की तस्वीर को खींचता है। 5वें पॉइंट पर बढ़े तो मनोवैज्ञानिक शैली है। मनोवैज्ञानिक शैली के अंतर्गत ये पॉइंट आ जाएगा कि लेखक ने सुदीप के आंतरिक द्वंद्व, उसकी स्मृतियों, सवालों और मानसिक उलझनों को अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित किया है। यह कहानी एक मानसिक यात्रा है जहां एक बच्चा अपने अनुभवों से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, वो जो सीखता है तभी तो, जब उसके ये अनुभव ही तो हैं कि वो अपने पिताजी को बाद में आकर सिखाता है कि 2500 का किस तरह 100 होता है, 150 नहीं होता है। यदि माँ साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं? ये उसके बचपन की बातें हैं जो वो आज भी भूला नहीं है, इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी, एक युवा हो जाने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जातिगत शोषण, जातिगत दंश किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी बाल मन पर गहरी चोट करता है। तो ये यहाँ पर निरूपित हो रहा है कि किस तरह से उम्र बीत जाने के बाद भी वो सुदीप उस बात को मास्टर साहब द्वारा उसके लिए जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया गया था, उन सब बातों को भूल नहीं पाता है। तो ये एक आंतरिक द्वंद्व उस भ्रम और सामाजिक संरचना को दर्शाता है जिससे एक दलित बच्चा गुजरता है। आगे बात करें तो आत्मकथात्मक प्रभाव, और 7वां पॉइंट आ जाएगा वर्णनात्मक शैली। तो आत्मकथात्मक प्रभाव के अंतर्गत हालांकि यह एक कहानी है परंतु इसका आत्मकथात्मक प्रभाव बहुत गहरा है, लेकिन स्वयं दलित जीवन से जुड़े रहे हैं और लेखक स्वयं दलित जीवन से जुड़े रहे हैं और इस कहानी में उनकी आत्मानुभूति, यानी जो उनकी आंतरिक अनुभूति है, जो उन्होंने महसूस स्वयं किया है, किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, वो यहाँ पर झलक रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट बन जाता है कि इस कहानी में आत्मकथात्मक प्रभाव दिखाई देता है। अगले पॉइंट पर बढ़े तो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। चीज़ें जो हैं वर्णित की गई हैं, वर्णन किया गया है तथ्यों का। गांव, बस अड्डा, घर, माता पिता, वश का वातावरण आदि का विस्तृत वर्णन कहानी को सजीव बनाता है। यह शैली पाठक के सामने पूरा दृश्य उपस्थित कर देती है। उदाहरण दिया गया है कि गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जौहर था जिसमें जलकुंभी फैली हुई थी। तो ये गांव का परिदृश्य पाठक की आंखों के सामने घूमने लगता है। तो यह चित्रात्मक शैली कहानी के वातावरण को पाठक के अनुभव से पूरी तरह से जोड़ देती है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं पर या फिर इसकी भाषा शैली पर बात विस्तार से कर ली है। आई होप चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। यहाँ पर ये निष्कर्ष दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि 2500 का 150 की भाषा शैली और शिल्प इसकी संवेदना को और प्रभावशाली बना देते हैं। क्षेत्रीय बोली, सजीव संवाद, यथार्थपरक चित्रण और प्रतीकों के प्रयोग ने इस कहानी को केवल साहित्यिक रचना नहीं बल्कि दलित जीवन की आवाज़ बना दिया है। यह कहानी न केवल विषय से बल्कि शिल्प से भी गहराई से प्रभावित करती है। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे समय रहते ज़रूर बता दें ताकि मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूँ और आपके इस पेपर से रिलेटेड यानी अस्मिता मूलक विमर्श पेपर से संबंधित आपको अन्य वीडियोज़ देखने हैं तो जाकर चैनल पर चेक करिए। वहाँ पर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो कि पूरे अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य पर ही आधारित है। उसमें आपका मैं कहूँगी 95% सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। तो जाकर आप
चेक करिए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, तो आपको बेहतर नोट्स के साथ में एक बहुत ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर प्रोवाइड यहाँ पर किए जाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।